हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। दोस्तों, मैं अंकित सर आज आपके लिए लाया हूं मैथ की स्पेशल क्लास। एक ऐसा चैप्टर जो हर परीक्षाओं में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, क्या कुछ खास है। संख्या पद्धति, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, अगर हम इस चैप्टर की परिभाषा की बात करें तो ये इस चैप्टर की परिभाषा ये कहती है कि एक ऐसी व्यवस्था, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हमने अपने संख्याओं को आसान बनाने के लिए व्यवस्थित किया है, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति परिभाषा क्या है? संख्याओं को विशेष रूप से व्यवस्थित करने की व्यवस्था को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। आइए हम लोग इसको पढ़ने से पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के अनुसार हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। और इसी के अनुसार हम लोगों को तीसरा पढ़ना है इकाईकांक। इकाईकांक। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। पांचवा जो हम लोगों का है वो है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। और छठा जो हम लोगों का है वो है श्रेणी। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है विविध। तो हम लोग इस चैप्टर के अनुसार पहले पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और ज़्यादातर हम लोगों को इतने टॉपिक से क्वेश्चन इसमें जो है इस चैप्टर के अनुसार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शुरू करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, संख्याओं के वर्गीकरण में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास नंबर सिस्टम में जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। और इस चैप्टर में, इस
चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पद्धति पढ़ते हैं, उस पद्धति का नाम है दशमलव पद्धति। पद्धतियाँ और भी हैं, पर हमें अपने इस गणित में जो पढ़ना होता है वो होता है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, और इस दशमलव पद्धति में जिस डिजिट यानी कि जिस प्रतीकों का हम यूज करते हैं उसे हम कह सकते हैं अंक। इस दशमलव पद्धति में जिस प्रतीक का यूज होता है उसे हम कहते हैं अंक। और अंक हमारे इसमें 0 से 9 तक कुल मिलाकर के 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 10 अंक यूज होते हैं। इसी को हम अंक यानी कि इंग्लिश में डिजिट बोल सकते हैं। और इन्हीं अंकों को मिला करके नंबर बनाया गया यानी कि संख्या बनाया गया, संख्या। और ये डिजिट, ये अंक स्वयं भी एक अपने आप में एक संख्या है। और इससे भी और संख्याएं, जैसे मान लीजिए 100 हो गया, तो इन्हीं को यूज करके, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग इस संख्याओं को बनाए हैं। आगे देखते हैं हमारी संख्या जो है ये किस रूप में डिवाइड की गई है, विभाजित की गई है। संख्या को हम कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी लिखते पढ़ते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे भी बड़ी संख्याएं जितनी भी ले सके वो लिख सकते हैं। वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्या केवल ये कल्पना मात्र किया गया, ऐसा कुछ होता नहीं, बस हम लोग अपनी गणनाओं को आसान बनाने के लिए केवल मान लेते हैं। होता क्या है, अगर किसी अंडर रूट के अंदर, अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा गया है, उसको हम बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या। लेकिन वो संख्या होनी किस में चाहिए? निगेटिव में होनी चाहिए। पर इन संख्याओं की हम गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंडर रूट में कोई ऐसी संख्या नहीं होती है जो कि निगेटिव में हो। तो इसके लिए हम लोगों ने, हमारे मैथ के एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है इसका नाम दे दिया आयोटा। आयोटा। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? आई से। तो इस आयोटा को ही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर हो अंडर रूट -4, तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 4 इंटू आई। तो ये हम लोगों ने जो है आयोटा मान लिया, आई। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी वास्तविक। तो आइए इसको हम लोग वास्तविक संख्या को परिभाषित करने से पहले देख लेते हैं कि जो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं और ये वास्तविक संख्या दोनों मिलकर क्या बनाती हैं। देखेंगे तो ये दोनों संख्या मिलके, इन दोनों संख्याओं को मिलके हम लोगों ने क्या बना दिया है? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। और ये एक ऐसी संख्या है जिसमें रियल भी होगा, वास्तविक भी होगा और काल्पनिक भी होगा। जैसे एग्जाम्पल में 4 + 3i, इस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? सम्मिश्र संख्या बोल सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। क्वेश्चन ये आता है, उदाहरण आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि दी गई सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी से गुणा कीजिए।
तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। यही संख्या है और इस संख्या की संयुग्मी से हमें गुणा करना है। तो इसकी संयुग्मी क्या होती है इसको जान लेते हैं। संयुग्मी हमेशा उन संख्याओं से बनाया जाता है, यानी कि हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके हम चिन्हों को बदल देते हैं, वही उसकी सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे 4 + 3i, और इसकी संयुग्मी क्या बनेगी 4 - 3i, और इसका हम लोग गुणा करेंगे, देखते हैं क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं हमारे बीज गणित में बन रहा है a + b × a - b, यानी कि एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, और इसको हम लोग कह सकते हैं a² - b², है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या आता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4² - 3i², और यहाँ से देखते हैं क्या आएगा क्वेश्चन आंसर हमारा। 4 × 4 = 16 माइनस, अब 3i × 3i, यानी कि 9, यहाँ पे 3 × 3 9 हो जाएगा और i² हो जाएगा, i²। और हम लोग जानते हैं यही i² हमारा आयोटा होता है, और i² का मान जो होता है वो होता है i²। i² को हम लोग लिख सकते हैं √ में -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √ -1 हो जाएगा। देखिए i² का मान जो हमारा आयोटा होता है, i² का मान -1 होता है, और उसी i² के मान को -1 के रूप में हम यहाँ लिखते हैं, और फिर हमारा आंसर क्या आ जाता है 16 + 9 = 25। यानी कि हम लोगों ने अभी सम्मिश्र संख्या को हल किया और इसकी संयुग्मी से गुणा किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 25 आ गया, जबकि ये नंबर हमारा क्या था, एक सम्मिश्र संख्या थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सम्मिश्र संख्या पे आते हैं। अब देखते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं हमारी वास्तविक संख्याओं को हम लोगों ने कितने कितने तरीकों से डिवाइड किया हुआ है। तो हमारी वास्तविक संख्या है वो इस तरीके से विभाजित है। इसको हम एक तरफ लिख सकते हैं पूर्णांक, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं दशमलव। ध्यान दीजिएगा, हम लोग दशमलव पद्धति ऊपर लेके हैं, जबकि इसमें दशमलव अंक स्वयं आएगा, और देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई नंबर आ गया 1.6 उदाहरण के तौर पर, और भी लिख सकते हैं 2.5। तो ये हमारी संख्या है, या फिर 0.9। ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं, यही संख्याएं हमारी दशमलव होती हैं, और दशमलव को भी हमने आगे डिवाइड किया हुआ। किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है दोस्तों, इसको देखते हैं। इस दशमलव को हम लोगों ने रिकरिंग, यानी कि शांत दशमलव, और दूसरा हमारा जो है अशांत दशमलव। इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। देखिए शांत दशमलव वो संख्याएं होती हैं जो कभी न कभी जाके जिनका अंत हो जाता है, यानी कि हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, इसका अंत हो सकता है, और इसमें एक चीज़ और कह सकते हैं कि इसमें रिपीटिंग भी हो सकती है, यानी कि रिपीट की हुई संख्याएं, जैसे मान लीजिए 0.8 हो गया, इसका भी अंत है। दूसरा 0.7 मान लीजिए, इसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं।
अगर ऐसी कोई नंबर दी गई है जो कि कभी ना कभी अंत हो सकता है, इन संख्याओं को हम अंत कर सकते हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। और अशांत दशमलव हमारे वो होते हैं जो कभी जिनका अंत ही ना हो, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में नॉन रिकरिंग, और बोल सकते हैं इसको हम नॉन रिपीटिंग। इसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। इस तरीके की संख्या, जैसे मान लीजिए अशांत में कोई संख्या अगर हम दे देते हैं 1.756192, ऐसे ये जो है कभी अंत नहीं होगा इसका, है ना, तो ये ऐसे क्या करेगी, ये नॉन रिपीट होगी और ये बढ़ती चली जाएगी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत दशमलव बोल सकते हैं। और आगे देखते हैं हम लोगों ने पूर्णांक को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पूर्णांक हमारा जो है ये डिवाइड है कुछ इस तरीके से। एक तो हो सकता है धन पूर्णांक, और एक हो सकता है हमारा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, जो संख्याएं धनात्मक होती हैं उनको हम धन पूर्णांक बोलते हैं, और जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं उनको हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और इनके बीच में हमारा आता है 0, यहाँ से +1 +2 +3 +4 अप टू इनफाइनाइट तक, यहाँ से -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक होती हैं। और 0 क्या होता है, ना तो ऋण होता, ना तो धन पूर्णांक होता है, ना तो ऋण पूर्णांक होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। आगे देखते हैं कैसे क्या डिवाइड किया हुआ हम लोगों ने, इसको मिटा सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, तो ये हमारी संख्या थी, एक थी धन पूर्णांक, बीच में 0 और ऋण पूर्णांक। -1 -2 -3 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये भी +1 +2 +3 +4 ये भी कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। और देखते हैं ये हमारी धन पूर्णांक जो है इसको हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा प्राकृतिक संख्या, इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। और दूसरा होल नंबर, क्या होती है हमारी प्राकृतिक नेचुरल नंबर, क्या होती है, इसको हम बोल सकते हैं जो संख्याएं
जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं यानी कि 1 से आरंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और अगर इसी में हम 0 जोड़ देते हैं, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट हो जाती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं। और इसी धन पूर्णांक को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, इसी को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो जो संख्याएं 2 इंटू n के रूप में होती हैं उन संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं? सम संख्या बोल सकते हैं। 2 इंटू n के रूप में। अब n हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यानी एग्जाम्पल पे हम क्या दे सकते हैं सम संख्या में? 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे अप टू जाएगा। ये हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और वो संख्याएं जो 2 इंटू n माइनस प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं वो हमारी संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गई, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। और अगला जो हमारा होता है वो होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं। प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या होती क्या है? तो वो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके पास केवल और केवल 2 फैक्टर यानी कि 2 गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो वो संख्या स्वयं और दूसरी एक। उन संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके पास 2 गुणनखंड के सिवा तीसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को भी हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है कुछ इस तरीके से। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। और दूसरा ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और जुड़वा यानी कि ट्विन अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं।
सह, देखते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 होगा, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 3, 5 या फिर 5 ना लेके हम 7 ले लेते हैं क्योंकि ये ट्विन प्राइम हो जाएगा। 7 ले लेते हैं, इसके बाद 5, 11 ले लेते हैं, 19, 31 ले लेते हैं या फिर 30 ही ले लेते हैं। तो इन संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, 1 होगा, इसीलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। और दूसरा जो हमारा है जुड़वा अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 2 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे, जुड़वा। जैसे मान लेते हैं अभी जो लिए थे 3 और 5, 11 और 13, इस तरीके की संख्याएं हमारे इनके बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा, और इन संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। यहां से क्वेश्चन क्या आता है देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। यहां से दोस्तों क्वेश्चन ये आता है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक तो क्वेश्चन ये आता है, और यही क्वेश्चन इस रूप में आता है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, और यही क्वेश्चन इस रूप में आता है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो इन सभी सवालों का उत्तर केवल होगा क्या, 2 हो जाएगा। इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, और एक अंक की सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, और या फिर अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 11। और अगर 3 अंक की पूछी जाएगी यहां से आपसे, 3 अंकों की यहां से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये संख्या होती है 101। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया, उसको भी लिखते हैं।
अभी एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमारा था यदि x, y, z अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हों तथा x प्लस वाई प्लस जेड 38 हो तो x का महत्तम मान बताइए। और ये आया था अभी 2017 CGL। और हमारा जो ऑप्शन जो थे वो हमारे पास थे कुछ इस तरीके से 19, 23, 31 और 29। ये हमारे पास ऑप्शन थे और क्वेश्चन दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि x, y, z अभाज्य संख्याएं हैं और हमारे अभाज्य संख्या के लिए कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि तीन संख्याएं अभाज्य हों, अगर तीन संख्याएं अभाज्य हों और उनका योग सम हो, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तीन नंबर हमारे P1, P2 प्लस P3, अगर ये हमारे अभाज्य संख्या है और इनका सम, इनका योग हमारे पास सम संख्या आ रही है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन सम संख्या आ रही है, तो ये बात सत्य है कि इन तीनों में से एक नंबर 2 होगा। अगर 2 नहीं होगा तो यहाँ पे सम संख्या नहीं आएगी। तो यानी कि इनमें से कोई एक P1, P2 या P3, ये हमारे पास क्या हो सकती है, 2, कोई एक, इन तीनों में से कोई एक 2 होगी, तभी ऐसा हो सकता है, तभी ये सम संख्या आ सकती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड ये आ रहा है 38, और यहाँ से हम लिख सकते किसी एक संख्या को, अगर हमारे पास x का महत्तम मान निकालना है तो हम या तो y या तो z को क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, और तब हमारे पास ये निकल के आएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, z को मान लेते हैं 2, और ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 ले लेते हैं, इसके बाद ये 38 हो जाता है, तो x प्लस वाई ये उस साइड जाएगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। अब देखते हैं इस x और y में क्या हो सकता है। तो x को बनाने के लिए हम y रखते हैं, y को 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 रख सकते हैं, अगर 2 रख देंगे यहाँ पे, अगर यहाँ मान लीजिए 2 रख देते हैं, x प्लस 2, तो ये 36 हो जाएगा, नहीं 36 हो जाएगा। लेकिन 2 हमारे पास जब इधर चला जाएगा तो जो हमारे x का मान आएगा वो अभाज्य ना होकर के क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 2 भी नहीं हो सकता, 3 रख लेते हैं, अगर 3 रख लेते हैं तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 भी अगर यहाँ रख देते हैं तो 3 उधर माइनस चला जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 आ जाएगी, तो भी हमारा ये x जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो अगर हम चाहें तो इन ऑप्शन में से भी रख सकते हैं, तो भी हम देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन देखते हैं 4 रख सकते हैं। 4 अगर हम यहाँ 4 रख देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 36 आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तब भी ये अभाज्य संख्या नहीं बन रही है। यहाँ हम 5 रख देते हैं, अगर 5 रख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, चलिए रख के देख लेते हैं, x प्लस 5, x प्लस 5 36, x बराबर कितना आ रहा, 29 आ रहा है। फिर भी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखना है, महत्तम मान को देखना है, और महत्तम मान अभी हमारे पास और भी है, 29 के अलावा और भी है। तो देख लेते हैं x, इसके बाद 6 रख देते हैं,
तो देखते हैं हम लोग x का मान महत्तम मान निकालने के लिए हम y को 4 रखे थे, नहीं आया था तो हम 5 भी रख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं x हमारा जो है वो आ गया कितना, 31 आ गया। तो हमारे ऑप्शन में भी 31 है और 31 जो है वो एक अभाज्य संख्या भी है। तो हमारे x का महत्तम मान क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया था। तो हम चाहते हैं ये वीडियो आप लोग यहाँ तक जो है समझ में थोड़ा सा, तो यहाँ से आगे हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ये आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।